अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हम ए लेवल्स का नवंबर 2011 का पेपर नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल डील करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू से, IRR से, इन और क्या कहते हैं इससे रेलिवेंट चीज़ों से। तो इसको डिस्कस करते हैं। सवाल कहता है ब्रैडली लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट which requires an initial outlay of $800,000। हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में हमें जो इनिशियल आउटले करना पड़ेगा वो $800,000 का होगा। अ नेट कैश इनफ्लो ऑफ $235,000 इज़ एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और हमें पहले साल के आखिर में जो है वो $235,000 मिलेंगे। एंड देन इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 10% एनुअली, और फिर ये हर साल 10% से इंक्रीज होंगे अंटिल द एंड ऑफ ईयर नंबर 4, चौथे साल के आखिर तक। द प्रोजेक्ट इज फुल्ली कंप्लीट एंड हैज़ नो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 एंड द एंटिसिपेटेड नेट कैश इनफ्लोज एट दिस टाइम इज जस्ट 20% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 5 साल का प्रोजेक्ट होगा। 5 साल के आखिर में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका 20% इनफ्लो आएगा। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टेबल फॉर $1 आर एज फॉलोज, और एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं 8% के डिस्काउंट फैक्टर्स और 15% के डिस्काउंट फैक्टर्स बताए हुए हैं। सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है जो कि ए है, उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। तो हम पहली रिक्वायरमेंट को ज़रा सॉल्व करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें कैश फ्लो सबसे पहले ड्राफ्ट करने होंगे। हमारे पास जो ईयर्स हैं, सवाल में क्लियरली मेंशन है कि प्रोजेक्ट 5 साल का है। तो अगर मैं ईयर्स लिखूं तो मेरे पास ईयर्स आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 साल की बात हो रही है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। इनके मैं कैश फ्लोज लिखूंगा। इन ईयर्स के कैश फ्लोज कैसे लिखूंगा? ईयर नंबर 0 जो है ना, उसमें 800,000 का कैश आउटफ्लो है। ईयर नंबर 0 में 800,000 का कैश आउटफ्लो है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 800,000, बिकॉज ईयर नंबर 0 पर मैंने 800,000 पे किए होंगे। ये कैश आउटफ्लो है, मैंने इन्वेस्ट किए होंगे। फिर लिखा हुआ है नेट कैश इनफ्लो ऑफ $235,000 इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल के आखिर में $235,000 हमें रिसीव होंगे, नेट कैश इनफ्लो होगा। तो ईयर नंबर 1 पे मैं लिख दूंगा 235,000। इसके बाद लिखा हुआ है दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 10% एनुअली अंटिल द एंड ऑफ ईयर नंबर 4, यानी कि ये अमाउंट हर साल 10% से इंक्रीज होता रहेगा चौथे साल तक। तो मैं 235,000 को अगर 10% से इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं 235,000 प्लस 235,000 का 10% ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्टली 235,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 235,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10% से इंक्रीज करता हूँ, तो जो अगली वैल्यू आएगी वो है 258,500। 258,500। इसके बाद ईयर 2 से ईयर 3 की बात करते हैं, तो अगेन मैं 258,500 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगली मेरी वैल्यू बनेगी 284,350। वापस से इसको 10% से मैं इंक्रीज करूंगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर को, तो आएगा 312,785। 312,785। और ईयर नंबर 5 पर क्या होगा? इसने कहा था ऐसे 10% का इंक्रीज जो है ना वो 4 साल तक होगा। फिर इसने बोला द प्रोजेक्ट इज फुल्ली कंप्लीट एंड हैज़ नो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 and the anticipated net cash inflows at this time is just 20% of the initial investment। यानी कि जो ये नंबर 5 है, उस वक्त जो मुझे इनफ्लो होगा वो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का यानी कि 800,000 का 20% होगा।
800,000 का 20% बनता है 160,000, तो ये 160,000 होगा। ठीक है, ये कैश फ्लोज हो गए। अच्छा, कैश फ्लोज के बाद क्या होगा? अब मुझे इनकी डिस्काउंटिंग करनी है, तो डिस्काउंट फैक्टर लिखना होगा, और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो मैं 8% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स लिखूंगा। डिस्काउंट फैक्टर एट 8% जो कि मुझे दिए हुए हैं, या नंबर 1 या 2 सारे डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। पहला डिस्काउंट फैक्टर 1, उसके बाद फिर 0.926, उसके बाद फिर 0.857, उसके बाद 0.794, उसके बाद 0.735, उसके बाद 0.681, और फिर मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यूज। कैसे निकालूंगा? नेगेटिव 800,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज नेगेटिव 800,000। उसके बाद 235,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.926 यानी कि 217,610। उसके बाद 258,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.857 विच इज 221,535। 221,535। उसके बाद 284,350 मल्टीप्लाइड बाई 0.794 जो कि बनता है 225,774। 225,774। उसके बाद 312,785 मल्टीप्लाइड बाई 0.735 विच इज 229,897। 229,897। और लास्ट होगा 160,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.681 विच इज 108,960। 108,960। ठीक है, अब हम इनको अगर एडअप करते हैं, नेट ऑफ करते हैं, तो 217,610 प्लस 221,535 प्लस 225,774 प्लस 229,897 प्लस 108,960 माइनस 800,000, और ये बनता है हमारा 203,776। 203,776। ये क्या है भाई? ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बिकॉज इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए मैंने सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से लेस किया या माइनस किया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को, ताकि मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पर पहुंच जाऊं। तो यह हमारे पास पहले पार्ट का यानी कि पार्ट ए का आंसर हो गया। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है, तो मेरा आंसर होगा यस। अगले पार्ट में बोलता है डिटरमाइन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। एक पे बैक पीरियड होता है, एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी डिस्काउंटेड या प्रेजेंट वैल्यूज होती हैं उस बेसिस पर पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये जो प्रेजेंट वैल्यू वाली अमाउंट्स हैं इनको यूज़ किया जाएगा, जिनको मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किया। कैसे यूज़ किया जाएगा? हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो टोटल अमाउंट है वो 800,000 है। पहले साल में जो प्रेजेंट वैल्यू रिकवर हो रही है वो है 217,610। एक साल हो गया, बचा कितना? 800,000 माइनस 217,610, यह आ जाता है आपका 582,390। 582,390। इसके बाद अगले साल कितना है? अगले साल है आपका 221,535। आप अगर 221,535 माइनस करते हो 221,535 तो आपके पास बच जाता है 360,855। 2 साल हो गए। इसके बाद क्या है? वापस से आप माइनस करोगे भाई। आप अब माइनस करोगे 225,774। 225,774 अगर माइनस करता हूं मैं तो मैं 360,855 में से माइनस कर रहा हूं 225
774, अब आ जाता है मेरे पास 135081। पहला साल पूरा हुआ, दूसरा साल पूरा हुआ, तीसरा साल पूरा हुआ, चौथा साल जो है उसमें हमें इतनी अमाउंट रिकवर करनी है और चौथे साल जो अमाउंट आ रही है वो 229897 है। तो हम क्या करेंगे, हम 135081 को डिवाइड कर देंगे 229897 से। यह आता है 135081 डिवाइडेड बाई 229897 विच इज़ 0.5876। तो हम कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज 3.5876 ईयर्स। या अगर वो ये कहता है कि भाई डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है ना वो आप कैलकुलेट तो करो लेकिन इन डेज कैलकुलेट करो, ईयर्स एंड डेज कैलकुलेट करो, तो हम इसको 365 से करेंगे मल्टीप्लाई। 0.5876 इंटू 365 इज 214.47, तकरीबन 214 डेज। तो ये बन जाएगा हमारा 3 years एंड 214 डेज। ऐसे भी लिख सकते हैं हम अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में बोलते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये थियोरेटिकल पार्ट है। IRR वो रेट होता है जो हमें प्रोजेक्ट अर्न कर दे रहा होता है। इसके लिए मैं आपको हैंड आउट प्रोवाइड करूंगा। कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर किसी प्रोजेक्ट का ढूंढना हो तो वो होता है, हमारे पास उसका फॉर्मूला है A% जो हमने पढ़ा है प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%। ठीक है, तो अब हमने यहां पर जो कैलकुलेशंस करनी है उससे हमारे पास एक NPV तो है और एक स्पेसिफिक परसेंटेज तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो A% है वो तो 8% है और जो NPVA है वो भी हमारे पास है, वो 203776 है। अब B% और NPVB की बारी है, तो B% और NPVB के लिए हम 15% वाले जो डिस्काउंट फैक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल कर दोबारा से सिमिलर सी वर्किंग कर सकते हैं और हम NPVB भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहां पर इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छा, अगर हम 15% के हिसाब से काम करेंगे तो हम लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर एट 15% और हम पहला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो 1 होगा और फिर ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.87, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 और मैं सारी प्रेजेंट वैल्यूज यहां पर लिख दूं। नेगेटिव 800,000 इंटू 1 इज नेगेटिव 800,000। उसके बाद 0.87 इंटू 235,000 इज 204,450। उसके बाद 258,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.756 195,426। उसके बाद 0.658 मल्टीप्लाइड बाई 284,350 यानी कि 187,102। उसके बाद 312,785 मल्टीप्लाइड बाई 0.572 यानी कि 178,913।
उसके बाद 160,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.497 यानी कि 79520। नेट ऑफ करते हैं इसको, 204450 प्लस 195,426 प्लस 187,102 प्लस 178,913 प्लस 79520 माइनस 800,000, ये आपके पास आ जाता है 45411। तो आपकी जो बी परसेंटेज है वो है 15%, और जो आपकी एनपीवी है, वो है 45411। तो अब हम अपनी आईआरआर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज A% यानी कि 8% प्लस एनपीवी ए विच इज 203,776 divided by NPV A which is 203,776 minus NPV B which is 45411 multiplied by B which is 15 minus A which is 8%। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो डिनोमिनेटर में 203,776 माइनस 45411, ये बचता है आपका 158,365। 203,776 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 8। आप आराम से इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है वो तकरीबन 17% आएगा। तो आपका आईआरआर जो है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो 17% है। आइडेंटिफाई 4 अदर फैक्टर्स अदर देन एनपीवी विच मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये अगेन थियोरेटिकल पार्ट है जिसको हम बाद में देख लेंगे। हमने यहाँ पर पार्ट डी भी सॉल्व कर दिया। अब आप इसको आराम से दोबारा से देखकर और कॉपी कर लें।